साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। और इस समय हम उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी के प्रादेशिक कार्यालय लखनऊ में। और जहां पर आज देखा जाए तो हाँ, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चाएं रही हैं। तो अब यहां पर पार्टी की बात छोड़ देते हैं। पार्टी के यहां पर कुछ हमारे साथी पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, चाहे वो जन आदर्श भारत के रजनीश जी हैं और चाहे जो है काकोरी दंगल के बीरू भाई हैं। सब बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने लगातार चाहे मिल्कीपुर उपचुनाव को बहुत करीब से देखा है और बेहतर तरीके से इन्होंने पूरे उपचुनाव को नोटिस किया है। तो सबसे पहले मैं रजनीश सर से बात करूंगा कि इनका क्या अनुभव रहा। पहले सर्वप्रथम मेरा सवाल यही रहेगा रजनीश सर से कि सर आप मिल्कीपुर को कितना समझे, मिल्कीपुर की जनता को कितना समझे? मिल्कीपुर की जनता बहुत शानदार है, बड़ी समझदार है और बड़ी पीड़ित भी है। मिल्कीपुर की जनता दुर्भाग्य है कि समझदार लोग तो हैं लेकिन उनकी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं, भाई साहब कोई नहीं है जी। जैसा कि आप वहाँ गए होंगे, अब मैं भी वहाँ पे था, लगातार फील्ड में जनता के बीच में था। वहाँ पर एक चीज़ की बेहतर बहुत चर्चा, आपको एक नाम बहुत हर बार कहीं भी आप गए होंगे तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति एक नाम ले रहा था कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है या फिर आप पूरे जनपद की बात कर लीजिए, वहाँ पर स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव जी का नाम काफ़ी चर्चा में रहा। और इसका आपको लगा होगा, आप जैसे मैदान में थे, आपने वहां गए, तमाम गांव में तमाम चौराहों पर तमाम जगह चर्चा की होगी, तो वहां की जनता में उनका कितना प्रभाव दिखता है आज के समय में? देखिए, बाबू मित्र सेन यादव जी को मैंने बहुत सुना था लेकिन पहली बार वहां जाने का हमको मौका मिला और मिल्कीपुर में पहला चुनाव था जो हमने कवर किया था। बाबू मित्र सेन यादव की जो धरती थी, जो उनका घर था, जो उनका रुतबा था, जो उनकी शानो शौकत थी और जनता के बीच जो उनकी पहचान थी ना, वो इस देश में बिरले लोगों के पास होती है। बाबू मित्र सेन यादव जी के बारे में जब हमने सुना, दलितों पिछड़ों के मसीहा हैं, दूर से सुनते आते थे, लेकिन वहां हम जिस वर्ग में गए, जहां भी जिस बिरादरी में गए, सारे लोगों ने ये कहा, चाहे वो कोरी हो, चाहे वो पासी हो, चाहे वो यादव हो, मौर्य हो, लोहार हो, कुहार हो, सारे लोगों ने एक बात कही कि हम बाबू मित्र सेन वाले हैं। सीधा कम का, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, हम बाबू मित्र सेन वाले हैं और बाबू मित्र सेन की ये धरती है, हम किसी से डरते नहीं। मतलब जहां बाबू मित्र सेन यादव की बात आ जाए तो लगता था कि वो इतने क्रांतिकारी हो गए, इतने क्रांतिकारी हो गए कि पूछिए मत। तो उनके बारे में सुना था लेकिन उनके दर पे जा करके मैं अपने आप को धन्य समझता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबू मित्र सेन यादव से प्रेरणा लेकर के आज के दौर में बहुत सारे लोगों को उनके नक्शे कदम पर चलने की आवश्यकता है। जी, जैसा कि आपने देखा होगा वहां पर लोगों ने, जनता के बीच में आप चर्चा जब हुई होगी तो लोग कह रहे थे ये सेन परिवार का गढ़ है, ये सेन परिवार का गढ़ है। और पूरा चुनाव अगर देखा जाए तो सबसे हाईलाइटेड सिर्फ सेन परिवार रहा। पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं आपको उनका प्रभाव ठीक कैसा दिखा आपको, जो आपको निगाह में दिखा कि सेन परिवार का क्या प्रभाव रहा पूरे मिल्कीपुर उपचुनाव में? नहीं, चुनाव तक तो हमने देखा खूब प्रभाव रहा, खूब प्रभाव रहा। जिधर जाइए उधर मित्र सेन, बाबू मित्र सेन, बाबू मित्र सेन। और मैं ये समझ सकता हूँ कि जो उनके लोग थे ना, वो बड़ी दृढ़ता के साथ अपना वोट भी डाला है, ऐसा नहीं है, बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है लोकतंत्र में निभाई है। और ये जो उनका गढ़ रहा है, मतलब ये केवल ऐसा नहीं कि जहाँ के थे वही उनका गढ़ है, पूरे मिल्कीपुर में उनका प्रभाव था, फैजाबाद में भी उनका प्रभाव है। तो पूरे मिल्कीपुर में जो उनके लोग थे दृढ़ता के साथ लगे रहे, अंत तक लगे रहे और वो चढ़ बढ़ करके उन्होंने इस लोकतंत्र में अपना हिस्सा लिया, वोटिंग की और कराई भी। तो जो अभी जो वहाँ विपक्ष की जो स्थिति होगी ना, वो हमको लगता है कि बाबू मित्र सेन यादव जी के बलबूते, उनके ही जो है उनकी क्रांति की वजह से ही उतना होगा। जैसा कि आपने पूरा चुनाव देखा होगा, आप सीधा चुनाव पे हम लोग आते हैं कि एक तो मान लीजिए आपकी ये फील्ड हो गई, फील्ड की चर्चा काफ़ी विशेष रही है और कहीं ना कहीं
ऐतिहासिक धरती और क्रांतिकारियों की धरती मानी जाती रही है मिल्कीपुर, वो चाहे सन 77 से लेके आज तक की बात किया जाए। सन 77 के पहले भी वहाँ पर तमाम क्रांतिकारी लोग हुए, चाहे वो पहले तो मान लीजिए अम्बेडकर नगर और फैजाबाद अलग नहीं था, इनके नाम से जाना जाता था फैजाबाद के नाम, चाहे वो राजबली यादव हो या और भी वहाँ पर क्रांतिकारी नेता हुए। उसके बाद फिर बाबू मित्र सेन यादव हुए। कहीं ना कहीं इनका अच्छा खासा प्रभाव आज भी दिखता है जनता के बीच में। अगर बात चुनाव और अपने हक हुकूक की लड़ाई की आती है तो इनका नाम सर्वप्रथम देखा जाता है। चलिए, ये तो अलग बात होगी। अगर हम चुनाव की बात करते हैं, चाहे वो मिल्कीपुर ही का उपचुनाव किस तरीके से रहा, चाहे वो प्रशासन की दृष्टि से या समाजवादी पार्टी की दृष्टि से या भाजपा की दृष्टि से, प्रशासन हावी रहा। प्रशासन सबसे ज्यादा प्रशासन हावी रहा। जी और जितना कला दिखानी थी, जितना अपना पावर इस्तेमाल करना था, जी प्रशासन ने खूब किया भाई साहब। ये जानिए, हम रात में रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो है हरिंटनगंज ब्लॉक में विश्वकर्मा समाज के लोग थे। वहाँ पुलिस वाले जाते हैं और कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। कमल पर वोट देना हो तो बूथ तक जाना, वरना मत जाना। ये कौन सा चुनाव होता है? ये प्रशासन की दबंगई थी। हम रात में वहां पहुंचे, रात में जाकर के हमने सोचिए एसपी को 3 बार लाइव फोन किया। एसपी नहीं उठाते हैं, सीओ को फोन नहीं लगता है रात में, ये बताया जा कि भाई आपका सिपाही कर क्या रहा, करके गांव-गांव में धमका रहा है। तो प्रशासन अच्छी भूमिका निभाया है। जी, अगर प्रशासन को यहाँ तक तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बहुत तरीके से समाजवादी पार्टी के, चाहे ट्विटर हैंडल ले लीजिए या वहाँ के लोकल नेताओं का बयान ले लीजिए, लगातार इस बात की चर्चा रही कि प्रशासन विपक्ष जो चाहे समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन कह लीजिए, इनके नेताओं को लगातार प्रताड़ित कर रहा था। चाहे वो गुंडा एक्ट या जो पुलिसिया कार्रवाई धारा 144 के अंतर्गत होती है उसकी बात कर लीजिए, या फिर लगातार नेताओं का गिरफ्तार होना, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? वही प्रेशर था ना, सबसे बड़ा प्रेशर तो वही था कि विपक्षी पार्टियां जो है किस तरह से इनको रोका जाए, किस तरह से इनके नेताओं को पकड़ा जाए, किस तरह से इनके वोटरों को धमकाया जाए। और ये सब के खिलाफ जब हम लोग खबर कर रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि हम भ्रम पैदा कर रहे हैं मिल्कीपुर की जनता के बीच में। भ्रम पैदा कर रहे थे हम लोग? बिल्कुल भ्रम पैदा नहीं कर रहे थे, बल्कि एहसास करा रहे थे कि जो प्रशासन कर रहा है ना, उसे लोकतंत्र नहीं कहा जाता है। वो लोकतंत्र नहीं, वो लोकतंत्र की सरासर हत्या थी, जिसके खिलाफ हम लोगों ने रिपोर्टिंग की। ये बताने का प्रयास किया कि जितना जल्दी वो सचेत आए और उसके साथ साथ जो जनता है वो निर्भीक होकर के मिल्कीपुर उपचुनाव में वोट करे। जी, मैंने देखा वहाँ के जो रुदौली से भाजपा विधायक हैं रामचंद्र यादव जी, उनका भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने तमाम यूट्यूबरों को समाजवादी पार्टी यूट्यूबर के नाम से या कार्यकर्ता के नाम से संबोधित करके कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर भी एक धब्बा लगाने की कोशिश की। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यहाँ जो मीडिया का चरित्र हो गया है ना, मीडिया का अब एक गोदी मीडिया कहा जाता है। विपक्ष कहता है ये सरकार का गुणगान करती है। जो डिजिटल मीडिया है, इसको कहा जा रहा है डिजिटल मीडिया को कि ये विपक्ष के साथ खड़े हैं, इनको फंडिंग चीन से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है, कहाँ से इनको फंडिंग आ रही है। ये जो डिजिटल मीडिया है, वो मीडिया सरकार के सामने चरण बंदन नहीं कर रहा, सरकार की बातें नहीं, मतलब सरकार का गुणगान है, सरकार को कहे ना कि मक्खन नहीं लगा रहा, सरकार को जो है सरकार की नीतियों को मतलब वो एक करके उजागर करने के जो है उसमें मतलब उसको नीतियों के खिलाफ है। ये जो खराब नीतियां हम उसके खिलाफ बोल देते हैं, सरकार का चरण बंदन नहीं करते हैं। हम जनता के साथ खड़े हैं। और सुनो, जिन लोगों ने ये बात कहा कि नहीं ये समाजवादी यूट्यूबर है या विपक्ष के, इनकी विदेश से फंडिंग हो रही है, एक बात ध्यान रखना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जन आदर्श भारत पे। आज भी मैं जनता के साथ खड़ा हूँ और कल भी जनता के साथ खड़ा रहूंगा। जनता की बात केवल हम लोग करते रहेंगे। आज जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, इनसे बात करिए महंगाई और बेरोजगारी की। देखिए, आप पर चढ़ बैठेंगे, कहेंगे कहाँ महंगाई कहाँ बेरोजगारी है। ये तो ये गिराने लगते हैं कि महंगाई हुई तो आपका वो वेतन बढ़ा है, आपकी इनकम बढ़ी है। अरे रोजगार है ना, तो इनकम कहाँ से बढ़ा दिया भाई? अपने घर से पैसा दे रहे हो। जाने दो कोई बात। अगर जो है रोजगार ही नहीं है, धंधा ही नहीं हमारे पास, तो अपने घर से पैसा दे रहे हो, इनकम आपके घर से हो रही है हमारी। तो ये हालत। अभी एक व्यक्ति ने हमको फोन किया, बोला 45 साल के लोगों से आप पूछ रहे हो कि नौकरी मिली कि नहीं मिली।
हम का भूखो मर जा 45 साल का आदमी। अरे उसके भी रोजगार की व्यवस्था करो। कौन करेगा उसके रोजगार की व्यवस्था? रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। और ये कहते हैं, जो कह रहे हैं कि ये समाजवादी यूट्यूबर है, विपक्ष से विदेश से पैसा इनको आ रहा है, फंडिंग आ रही है, ये कहते हैं कि कहाँ महंगाई, कहाँ बेरोजगारी है। और इनके घर में मैं गारंटी से बोलता हूँ ना, पढ़ा लिखा चाटो लौंडा घूम रहा होगा सड़क पे, नौकरी नहीं मिल रही है। ये हालत है। अगर मैंने देखा वहां पर एक ऑडियो वायरल हुई एसएचओ इनायत नगर देवेंद्र पांडे जी का, और जो वीडियो में जो मतलब उस ऑडियो में कहा गया कि देवेंद्र पांडे जी हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ से समाज से भी प्रदीप यादव हैं, उनकी बात यहाँ पर चर्चा थी। जिस तरीके से उसमें अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग और कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जबकि अभी अगर देखा जाए तो जो समाज सेवी प्रदीप यादव है, वो इन कार्यवाही, इन तरीकों से, इस अभद्र अमर्यादित टिप्पणी के बाद या व्यवहार से वो अभी तक लापता चल रहे हैं, लोग चर्चा क्षेत्र में बता रहे हैं। बेहद निंदनीय है। और जो है मैं कह रहा हूं प्रशासन को कि 24 घंटे के अंदर अभी जो है अल्टीमेटम जो मिला है, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर इस बात को बताना चाहिए, उस परिवार को कम से कम ढाढ़स बंधाना चाहिए कि नहीं, प्रदीप यादव हैं कहाँ। प्रदीप यादव किसी पार्टी के नहीं है। प्रदीप यादव एक बड़े समाज सेवी हैं, जिनके बारे में मैं मिल्कीपुर रहा 15 दिन, हमने सुना, जिधर मैं गया उनके मतलब गायब होने के बाद से बहुत सारे लोगों का फोन आया। लोगों ने कहा कि मेरी माताजी बीमार थी, कैंसर था उनको, तो प्रदीप यादव ने ब्लड मुहैया कराया। कोई कह रहा हमारा भाई जो है उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट जैसा कि आपने देखा कि लगातार जो जिस तरीके से उनके लापता होने की सूचना आ रही है, चाहे वो प्रदीप के, जी देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रदीप यादव कोई पार्टी के नेता नहीं थे, किसी पार्टी के वर्कर नहीं थे, बल्कि प्रदीप यादव एक समाज सेवी हैं, जान लीजिएगा। जब से प्रदीप यादव लापता है तब से मेरे मोबाइल पर सैकड़ों फोन आया होगा, हर एक बिरादरी के लोगों की मदद की होगी। अनाथ बच्चों को पालते थे प्रदीप यादव, अनाथ बच्चों के पालने के साथ साथ किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया होगा। एक शख्स थे, मौर्या जी थे फैजाबाद के, उन्होंने कहा हमारे माता जी को कैंसर हो गया था, मतलब इतनी जरूरत थी ब्लड की, मिल नहीं रहा था, हम लोग रोग आ रहे थे, प्रदीप यादव ने तमाम लड़कों को खड़ा कर कर खुद उन्होंने अपना ब्लड दिया। सोचिए, तो प्रदीप यादव इस तरह के समाज सेवी हैं कि किसी के लिए जान देने के लिए तैयार है। आज उनके जान पर बनाई है, वो लिख रहे हैं अपने फेसबुक पर, उन्होंने लिखा कि ट्विटर हैंडल पर हमने देखा था, किसी ने स्क्रीनशॉट डाला था, उन्होंने आखिरी मैसेज लिखा हुआ है कि हम जो है आखिरी बार आपसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अरे यार ये है क्या, हो क्या रहा है ये चीज हम बार बार हम जो है वहां भी कह रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। वहाँ राम राज से कल्पना आप कर रहे हैं कि ये जो है राम राज स्थापित अयोध्या से हो रहा है, पूरी दुनिया में राम राज अयोध्या से स्थापित कर देंगे आप, भगवान राम को स्थापित आप दावा करते हैं कि आपने किया है, लेकिन यकीन मानिए ये राम राज नहीं था, इस तरह का राम राज नहीं था। पढ़ने की जरूरत है उन लोगों को जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि राम राज स्थापित हो रहा है, राम राज आ रहा है। प्रदीप यादव को जल्द से जल्द प्रशासन को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि प्रदीप यादव आखिर है कहाँ। प्रदीप यादव, उनके परिवार पूरा परेशान है, उनके लोग, हजारों लाखों लोग प्रदीप यादव को प्यार करने वाले हैं। भाई बताइए, फ्री में भोजन कराते थे फैजाबाद रायबरेली रोड पे, रायबरेली रोड पर डेली फ्री में भोजन, मजदूरों को, गरीब मजदूरों को जो वहाँ पर काम करने जाते थे उनको 1 रुपए में भोजन खिलाते थे। अब सोचिए कि ऐसे लोग गायब चल रहे हैं, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है कि कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो ये सुनिश्चित करें भाई, आप जिम्मेदार हैं कि नहीं डीएम साहब, आप एसडीएम साहब जिम्मेदार हैं कि नहीं, ये सुनिश्चित करिए पहले, तब राम राज स्थापित होगा। मुख्यमंत्री जी को तो इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और इन लोगों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए, अभी तक पता नहीं चला। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा पूरे मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रशासन का क्या भूमिका रही है, थोड़ा प्रशासन पे भी चर्चा अगर आप बेहतर तरीके से देखें और काफी नजदीक से देखें। प्रशासन की भूमिका बड़ी जबरदस्त रही। साफ लहजे में हम कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन की भूमिका इस तरह की रही कि डीएम, एसडीएम, एसपी साहब फ्लीट लेकर के घूमते रहे पूरे मिल्कीपुर में। लग रहा था कि ये शांति से चुनाव संपन्न कराना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे हो कुछ और रहा था। मैं इस बात का गवाही इसलिए कर रहा हूँ, ये फोन है हमारा, ये नंबर हमने दे दिया लाइव, एसडीएम साहब को फोन किया था, उनके पास भी नंबर होगा हमारा, और ये मतलब पता कर लीजिए, हजारों लोगों का फोन आया था। कोई कह रहा 10 लोग हमारे यहाँ बूथ में घुसे हैं, 20 लोग हमारे यहाँ बाहरी घुसे हैं, यहाँ बूथ में ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है।
कौन जांच करेगा भाई? कोई जांच नहीं करेगा। तो ये सब सारी चीजें हो रही हैं, बस प्रशासन की ये भूमिका रही है, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, पूरा देश जान गया, पूरी दुनिया जान गई। जी, कहीं ना जैसा कि आपने देखा, इस समय मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, हमारे साथ साथी पत्रकार लोग थे, उन्होंने चर्चा की। मैं उसमें आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग आपने देखा होगा कहीं, अगर चाहे वो डिम्पल यादव जी का रोड शो रहा हो जिसमें पोस्टर का फाड़ना हो, या फिर जो अखिलेश यादव की आखिरी दिन जनसभा थी उसमें तमाम भारी वाहनों को डाइवर्ट करके इनकी रैली को, उनकी जनसभा को प्रभावित करने की कोशिश रही हो, या फिर आपने लगातार देखा होगा जो समाजवादी पार्टी के पदानी थोड़ा ठीक ठाक पद रखने वाले नेता रहे हो, या इंडिया गठबंधन के एक तरीके से आप कह लीजिए नेता रहे हो, लगातार उनकी गिरफ्तारियां और तमाम तरीके से देखे होंगे आप, तो कहीं पर्ची नहीं पहुंची है, कहीं वोट कट गया, कहीं मतलब तमाम जो झंझावत थे उन सबके बीच ये मिल्कीपुर का उपचुनाव संपन्न हुआ। और अगर इसके माहौल की बात की जाए तो अभी जैसा कि आपको निष्कर्ष निकल के आया होगा कि अभी इसके बारे में किसी ठोस परिणाम पे पहुंच जाना बहुत जल्दबाजी कह जाएगी, क्योंकि जो जनता थी, पूरा चुनाव जो हम लोगों को देखने में लगा कि पूरी जनता जो है पूरा खुद अपने चुनाव, मिल्कीपुर का उपचुनाव खुद जनता लड़ रही थी। और वहां पर उनके वहां के जो गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय मित्रसेन यादव बाबूजी के, जिनके नाम बाबूजी के नाम से संबोधित किया जाता था, उनकी जो वहां पर उनकी विचारधारा और उनके जो राजनीतिक इतिहास रहा है वो काफी चर्चा में रहा। तो ऐसे में अभी किसी ठोस परिणाम पे पहुंचना जल्दबाजी होगी, और देखते हैं 8 तारीख को परिणाम आ ही जाएगा। और आपको जो देखा जाए, तभी अगर अनुमान लगाया जाए तो ये जो परिणाम है ये सत्ता पक्ष के ही पाले में जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर एक जो तांडव देखने को मिला, चाहे वो प्रशासन की बात की जाए या अनियमितताओं की बात की जाए, काफी कुछ इसमें निंदनीय रहा। चाहे वो समाजवादी पार्टी के आप ट्वीट उठा के देख सकते हैं, और भी वहाँ की जनता की शिकायतें तमाम वहाँ पर जो सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर और जगहों पे आपने देखा होगा कि काफ़ी चर्चा रही, और तमाम तरीके की धांधली और बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को डराना धमकाना, मतदान को प्रभावित करना, तमाम आरोप लगते रहे। इन सब के बीच ये संपन्न हुआ। फिलहाल हम लोग इंतजार करते हैं, 8 तारीख को वहाँ का परिणाम आना है। कौन वहाँ बाजी मारेगा, इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आपका क्या मत है, कौन वहाँ से अपनी जीत पक्की कर रहा है। और ऐसे ही तमाम और राजनीतिक खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें लोक बंधु लाइव। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।